बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ी सी गर्दन के हवाले से, गर्दन के दर्द के हवाले से चंद एक बातें बता सकूँ। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना पसंद किया, बड़े अच्छे फीडबैक्स आए और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँ। और जो ये लॉकडाउन है, इस हवाले से मैं चूँकि यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को इसी तरह रहनुमाई देता रहूँ ताकि आप लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो डील हो। गर्दन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनके जो गर्दन के मसले होते हैं, गर्दन में दर्द होना, खिंचाव होना, बाद लोग चक्कर की कंप्लेन करते हैं, तो आज मैं इस हवाले से आप सबको इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई दूँगा। अब जब भी हमारे पास मरीज आते हैं तो वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं। स्टूडेंट्स पर्टिकुलर हमारे पास आते हैं गर्दन दर्द के साथ, टीचर्स हमारे पास आते हैं, इसी तरह हमारे पास जो सिलाई कढ़ाई करते हैं यानी जो टेलर्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। और बड़े मज़े की बात के जो सर्जन्स होते हैं वो भी हमारे पास, जो जनरल सर्जन्स, इवन न्यूरो सर्जन्स और जो झुक के सर्जरी करते हैं वो भी हमारे पास आते हैं गर्दन के प्रॉब्लम्स के साथ। तो सबसे पहले जो, जैसे मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता चले कि कौन से प्रोफेशन से इस बंदे का ताल्लुक है। तो सबसे पहले जब भी मेरे पास मरीज आता है तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछता हूँ कि आप क्या काम क्या करते हैं। टीचर्स आते हैं तो टीचर्स को मैं मुस्कुरा के पहले ही कह देता हूँ कि यार मुझे लगता है कि आपके ना गर्दन के मोरों का मसला होगा। तो वो अक्सर टीचर में कहते हैं सर आपको कैसे पता चला। तो वो वही पोस्चर वाली बात है कि जब आप अपने पोस्चर का सही तरीके से ख्याल नहीं रखेंगे, सही तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, झुक के काम करेंगे, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम जो सर्विकल पेन्स हैं और जो गर्दन के दर्द हैं ये आपको फिर लाजमी तौर पे होंगे। तो अब मैं आपको थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में कि गर्दन के अंदर है क्या। तो अगर आप देखें तो गर्दन के अंदर डेफिनेटली गोश्त होता है, मसल्स होते हैं, स्किन है, फिर इसमें थोड़े से नर्व्स हैं, इसमें मेजर वेसल्स यानी नसें, आर्टरीज गई हुई हैं, रगें गई हुई हैं। और इसी तरह जब हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पे मोहरे होते हैं, मोहरे, और जिसको हम वर्टिब्रल बॉडीज कहते हैं। अब गर्दन के मोहरे होते हैं 7। अब इन 7 मोहरों के अंदर इन केस होता है स्पाइनल कॉर्ड, और जो इन मोहरों के बीच बीच में से निकलते हैं वो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। अब वो जो सारी नर्व्स हैं वो कहाँ पे जाती हैं, वो शोल्डर्स में आती हैं, वो नीचे हाथों तक जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी कोई बंदा आपके पास या हमारे पास गर्दन दर्द के साथ आता है तो वो लाजमी ये कहता है कि मेरे ये बाजू सुन होते हैं, बाजू सुन होते हैं, बाजू में दर्द जाता है। अक्सर जब हम उनको कहते हैं कि आप गर्दन का एक्सरे करवाएं या गर्दन के हवाले से हम मुआयना करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, गर्दन तो मेरी ठीक है। तो जो कनेक्शंस हैं, जो नर्व्स हैं वो इस गर्दन से निकलते हैं, ठीक है। तो अब जब दर्द हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब गर्दन में दर्द हो, खिंचाव लग जाए, तो मैं लोगों को यही रेकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आपको चाहिए कि आप रेस्ट करें। आप रेस्ट करें, कोई भी आपके पास कोई जेल पड़ी हुई है, कोई मालिश हो, कोई तकिया चेंज करवा लें, पोस्चर चेंज करवा लें। झुक के काम करते हैं तो अपनी गर्दन सीधी करें। ज़्यादातर मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि 2 काम आपने नहीं करने। फीमेल्स की मैं बात कर रहा, उनको मैं कहता हूँ कि आपने आटा नहीं गूंदना और कपड़े नहीं धोने। ये 2 काम जो है ना ये गर्दन की खिंचाव को मजीद बढ़ाते हैं। तो अगर इससे थोड़ी देर के लिए परहेज किया जाए, रेस्ट की जाए, साथ में हल्की सी मसाज की जाए, तकिया निकाल दिया जाए, तो इससे बहुत अच्छे ना इफेक्ट्स आते हैं। फिर आपने देखा होगा कि अगर ये गर्दन की दर्द हाथ में जाना शुरू हो जाए तो इसको वही वाली बात है, रेडिकुलोपैथी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये नस की दर्द है, नस के ऊपर दबाव आ गया। नस के ऊपर अगर दबाव आ गया है तो ये मामला, इसका मतलब ये है कि मोहरे शायद हिल गए हैं या मोहरों में कोई मसला है। इस सूरत में आपको अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास लाजमी जाना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए या न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए। आप जब हमारे पास आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि जब ये दर्द होता है वो हाथों में आती है, हाथों का सुन होना हो, हाथों की कमजोरी हो, हाथों का कांपना हो, फिर हम उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले मुआयना करके चंद एक टेस्ट होता है, उसको लेमेटी साइंस उसमें हम देखते हैं, उसमें हम स्पर्लिंग साइंस देखते हैं, फिर ग्रिप देखते हैं, पावर देखते हैं। ये सारी चीज़ें देख के फिर हम उस पर डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को एक्सरे की ज़रूरत है। वो जब फिर हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में हम चंद एक चीज़ें देखते हैं
एक्स रे हमें नसों के बारे में नहीं बताता, पट्टों के बारे में नहीं बताता, वो सिर्फ हड्डी के बारे में बताता है। तो उसकी जो अलाइनमेंट है, आया ये मोरे जो हैं, जो नॉर्मल सी शेप होती है गर्दन, तो हम देखते हैं कि इसमें जो ये कर्वेचर है, इसका सी शेप ये मेंटेन है कि नहीं, और देखते हैं कि जो स्पेसेस हैं मोरों के दरमियान वो प्रिजर्व्ड हैं या वो खराब तो नहीं हुई। इसी तरह हड्डी में कोई मसला तो नहीं है, हड्डी कोई बारीक तो नहीं हुई, उसमें कोई ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, कोई डीजेनरेटिव स्पाइन तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमें एक्सरे से नजर आती हैं। तो जब हम एक्सरे करते हैं तो उसमें हम चंद एक चीज़ें देखते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा रिड्यूस्ड स्पेसिस हो जाएगी, स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन हो जाएगा, और जो तीसरी चीज़ है उसमें हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके बारे में पता चल जाएगा। वंस जब हमें एक्सरे के बारे में हमें पता चल जाता है तो उसमें फिर हमें उसकी इंटेंसिटी का पता चल जाता है, क्योंकि हमने पहले मरीज से हिस्ट्री भी ली होती है, उससे हमने मुआयना भी किया होता है, और साथ में जब हम एक्सरे देख लेते हैं तो अगर वो मामला इंतहाई पेचीदा नहीं है तो हम इस तरह के मरीजों को कॉलर देते हैं, चंद एक दवाइयाँ दे देते हैं और उनको रेस्ट के साथ भिजवा लेते हैं, और तकरीबन 10 दिन और 15 डेज के बाद उनको बुला के दोबारा मुआयना करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 हफ्तों में ये जो मसला है ये हल हो जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि वो किसी भी पहलवान या उसके पास जाके वो कहते हैं कि उन्होंने झटका दे दिया। तो मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो मेरे यहाँ बैठने का मकसद है, अपने सारे पेशेंट्स को, अपने सारी जनरल पॉपुलेशन को ये बात इंतहाई वाज़ेह तरीके से समझाना चाहता हूँ कि खुदा ये पहलवानों का काम नहीं है, ये मोरे सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हाथों का कंट्रोल, पाँव का कंट्रोल, ये सारा यहाँ पे है। बहुत सी और भी पेचीदी बीमारियां हैं जो इसके साथ रिलेटेड है। सो प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी पहलवान के पास जाके झटका नहीं देना, क्योंकि उसमें अगर स्पाइनल कार्ड को डैमेज हो गया, हरम मगज को डैमेज हो गया तो वो इरिवर्सिबल होता है और वो लाइफ लॉन्ग खुदा ना खास्ता किसी भी मरीज को हाथों और पाँव को बेकार कर सकता है। तो आप पहले ये बात याद रखें कि किसी भी पहलवान या किसी भी देसी तरीके से ये इलाज नहीं करवाना, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सरे हम करवाते हैं, एक्सरे में पता चल जाता है। फिर चंद एक और कंडीशंस हैं गर्दन के, ये मैं आपको बताऊं, इसमें इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इन्फेक्शंस में बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें मोस्ट कॉमन हमारी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टीबी हो सकती है, वो जो चीज़ें हैं। फिर स्पाइनल कार्ड के अंदर ट्यूमर्स हो सकती हैं, रसोलियाँ हो सकती हैं। स्पाइनल कार्ड जैसे मैंने कहा कि स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स के ट्यूमर्स हो सकती हैं। वो जो सारी चीज़ें हैं वो फिर हमें MRI से जाके पता चलती हैं। इसी तरह अगर 2 मोरों के दरमियान जो डिस्क है, जो डिस्क होती है, जो उसकी मोबिलिटी में हेल्प करती है, जो उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है, अगर वो स्लिप हो जाए तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन दे सकती है या नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन दे सकती है। और उसके लिए भी MRI जो है वो हमारे एक फाइंडिंग्स हैं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, उससे फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है। अब इस हवाले से 2 ही ट्रीटमेंट है, या दवाइयों से ट्रीटमेंट है या सर्जरी से ट्रीटमेंट है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बीइंग अ सर्जन आई लव व्हाट आई डू। मुझे शौक है ऑपरेशन करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे आसान काम ऑपरेशन है और सबसे पहले जाके मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। लेकिन बात वही है, जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तो ऑपरेशन किया जाए। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, दवाइयों से इलाज करें, फिजियोथेरापी दें, वर्जिश दें। लेकिन ये बात याद रखें कि हर दर्द में फिजियोथेरापी का रोल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इनिशियली वर्म पड़ता है उसमें आप वर्जिश देंगे तो वो वर्म बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जैसे ही आपको मसला हो 2-3 दिन आराम करें, उसके बाद मसला हल नहीं होता तो किसी प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा करें। आप जब वो डॉक्टर देखेगा, फिर आपके एक्सरेज होंगे, वो उस बेसिस पे जब आपको फिजियो का मशवरा दें तो फिर आप प्रॉपर फिजियोथेरापिस्ट से फिजियो करवाएं। ये ऐसा नहीं है कि किसी से भी जाके आप फिजियो करवाएं। फिजियोथेरापिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जितने भी फिजियो के डॉक्टर्स हैं वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेज देते हैं। उनको पता होता है कि कौन से मसल्स को वर्जिश की ज़रूरत है, कौन से मोरे को बचाना है, क्या करना है। तो प्रॉपर फिजियोथेरापिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे लेना है। फिर हम मेडिकेशंस देते हैं। मेडिकेशंस के अलावा फिर हम जाते हैं मसाज पे और रेस्ट पे। और ये जो कॉलर होता है, कॉलर क्या करता है कि ये जो मोरे हैं, ये खोपड़ी जो सर है, इसका वजन इन छोटे छोटे मोरों के लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब आप रेक्ट पोजीशन में होते हैं तो आपके मोरों के ऊपर ये खोपड़ी का वजन होता है। तो जब आप कॉलर लगाते हैं तो ये जो आपका कर्वेचर स्ट्रेट हुआ होता है, इसको आप रेस्ट दे देते हैं। तो ये रेस्ट की वजह से वो जो मोरे हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे।
सर्जरी के हवाले से जब हम बात करते हैं, जब हम 3 हफ्ते 1 महीना दवाइयाँ दे देते हैं, तो अगर उसमें फिर फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। ऑपरेशन को इसका लंबा चौड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए, लेकिन प्रॉपर सेटअप में, प्रॉपर हाथों में ऑपरेशन होना चाहिए। उस सेटअप में होना चाहिए जहाँ पे माइक्रोस्कोप हो, जहाँ पे आपके पास सी-आर्म एक्सरे के फैसिलिटीज़ हो, ताकि आपको पता हो कि कौन सा लेवल है, और आपको प्रॉपर डॉक्टर की ज़रूरत है जो सर्जरी कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी सर्जरीज किए हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारे पेशेंट्स बहुत अच्छे। तो इन चंद बातों के साथ मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।